नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिटीजन में। दोस्तों, आज का जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक नागिन का बदला है। प्रिय दोस्तों, यह एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरी ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के समस्या दूर हो जाते हैं। वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता। जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में आप सभी तो जानते होंगे कि आप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मनी भी होती है, और जिस सांप के पास मनी होती है, प्रिय दोस्तों, उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, जो इच्छाधारी नाग होता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो हर वह काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। बैलों की जोड़ी लेकर वह अपने खेतों में जुताई करता था। उसे किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत को बैलों की सहायता से जोत निकलती थी। प्रिय दोस्तों, अब कुछ कोने बचे हुए थे। अब किसान के खेत में बस कोने बचे हुए थे, जहां तक हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान जो कोने बचे हुए थे, उसे कोने को किसान कुदाली लेकर के वहां के जमीन खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है और जब चौथी कोने में किसान पहुंचता है तो प्रिय दोस्तों, दीमक जो बाम्बी बनाते हैं, वहां एक छोटी सी बाम्बी थी। अब वह किसान उसे बाम्बी को भी खोदने लग जाता है। प्रिय दोस्तों, अब वह किस जैसे ही कुदाली से उसे बाम्बी को मारता है तो वो बाम्बी खुद जाती है, और बाम्बी खुदेने के बाद एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर वो किसान बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन में बहुत पश्चाताप करता है। प्रिय दोस्तों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटता है और गौर से देखा है तो वहां खुदी ही हुई बाम्बी के अंदर छोटा सा सांप का बच्चा और था। ये देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है, ये कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे के सर से इसके पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसीलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चों की तरह इसका लालन पालन करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र के भांति ही रखूंगा। यही सोचकर वह उसे सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर ला करके अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं अपने घर लेकर आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र के भांति करेंगे। प्रिय दोस्तों, उस किसान का एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेता है। वो भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे किसान कहता है तो किसकी पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र के भांति प्रेम करेंगे और हमारे पुत्र के भांति इसको हम रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों वह सांप मर गया था, उसे वक्त वो बाम्बी के अंदर वह सांप था और उसका बच्चा था नागिन। उसे
बाम्बी के अंदर नहीं थी प्रिय दोस्तों। जब किसान उसे बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है तो फिर कुछ देर बाद पीछे से वह नागिन उस बाम्बी पे आती है। तो नागिन देखी है उसकी पति सांप 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है और विलाप करती है, चिल्लाती है। लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला था। अब वह नागिन उस बाम्बी के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करती है तो उसको उसकी बच्चा भी नहीं मिलता है। अब वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मर गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित हो पाता है और ना ही उसका पुत्र उसको मिल पाता है। प्रिय दोस्तों, अंत में अब जाकर नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है कि अपने मरी हुई पति के लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है। और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह से करती है कि जिसने भी मेरी पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह के प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है और अब वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन किसान फिर से अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल में खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और उसी को कुदाल से जमीन को खोदने लग जाता है जी कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी। प्रिय दोस्तों, उसे कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था और इधर नागिन भी उसे दिन उसे बाम्बी पर बैठी हुई थी, अपने पति के लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे ही किसान उसे कुदाल को लेकर के जमीन को खोदने लगता है तभी उस नागिन की नजर उसी कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखते हैं कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगा खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है कि जिसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। प्रिय दोस्तों, अब नागिन को पता चल जाता है कि उसके पति और उसके पुत्र का कातिल कौन है। प्रिय दोस्तों, अब नागिन अपने प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले मैं इस किसान की घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद एक एक को डांसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन कर मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। प्रिय दोस्तों, अब जैसे ही वो किस शाम के वक्त खेतों में से काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तभी वह नागिन भी उसे किसान के पीछे पीछे किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर जाता है तो नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है। किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसके घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पर भी जगह नजर नहीं आती है। प्रिय दोस्तों, अब नागिन घर के बाहर पड़े हुए कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खुलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूं। प्रिय दोस्तों, कुछ ही देर बाद में किसान के पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। तभी नागिन इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करो, ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है
और पालने में चढ़कर के किसान के पुत्र को डस लेता है जाती है। और प्रिय दोस्तों, किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखा है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी ये उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचा है। ये सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। प्रिय दोस्तों, तभी किसकी पत्नी भी आ जाती है और वो भी नागिन को अपने घर से निकलते हुए देख लेता है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है कि इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा है। अब किसकी पत्नी भी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है और अपने पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने दास रखा है। प्रिय दोस्तों, अब किसान और उसके पत्नी दोनों विलाप करते हैं, रोती हैं, चिल्लाते हैं और अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर-उधर भागने की कोशिश करते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इसका उपचार कर दें। लेकिन प्रिय दोस्तों, अब रात्रि के समय कोई राज्य वैद्य नजर नहीं आता है, कोई राजवैद्य नहीं मिलता है। प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि उसे जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी कि सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। प्रिय दोस्तों, अब कुछ ही देर में पुत्र के शरीर में जहर चढ़ जाता है। अब जैसे जहर चढ़ता है तो किसके पुत्र के मुख से झांक निकलने लगता है और आंखें नीली पड़ जाती है और पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है? प्रिय दोस्तों, अब अंत में किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल में एक पत्थर मारकर विश्वास करता है और सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसीलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझेगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम अपने पुत्र के भांति ही लालन पालन करेंगे। प्रिय दोस्तों, अब वह किसान और किसकी पत्नी उसे नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं, उसके हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। प्रिय दोस्तों, दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे के सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अब प्रिय दोस्तों, कुछ समय कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसके घर में आती है। अब की बार नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को खत्म करूंगी जिसने मेरे पति की हत्या की है और मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यही सोचकर नागिन किसके घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे नागिन किसके घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखी है किसान और किसान की पत्नी एक छोटे से सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कहकर के नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये देखकर नागिन चकित रह जाती है, सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान लेती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान की संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसकी पत्नी बड़े दयालु है, बड़े ही धार्मिक पार्वती के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपने आंखों से आंसू बहती है।
और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। प्रिय दोस्तों, अब नागिन किसान के घर से निकलकर चली जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात के मुझे बहुत पश्चाताप हो रही है। किसान और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक पार्वती के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, अब वो नागिन बहुत पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपनी करनी का पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन के बाद में वो नागिन फिर से किसान के घर में जाती है। अब की बार ये सोच कर जाती है, वास्तविकता में किसान और किसकी पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या ऐसे ही ड्रामा करते हैं। तो नागिन वहां जाकर देखते हैं कि वास्तविकता में किसान और किसकी पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे एक पुत्र था वो भी खत्म हो गया है, अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है। अब यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को ये संपूर्ण विश्वास हो जाती है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र के भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दोस्तों, अब वो नागिन अपने गलतियों का पश्चाताप करने के लिए और सोचने लगती है कि मैं उनके पुत्र को खत्म किया है, और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और प्रिय दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नागिन भोलेनाथ की परम भक्त होते हैं, और यदि नागिन भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगती है तो और प्रिय दोस्तों, भोलेनाथ देव आदि देव नागिन की इच्छा भी पूरे करते हैं। प्रिय दोस्तों, अब वो नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, सेवा में लग जाती है। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, में जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है। प्रभु, अब मैं यह चाहती हूँ कि उसे किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। प्रिय दोस्तों, उसे नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक पंडित और उसके पत्नी के साथ एक छोटे से नवजात शिशु बालक को लेकर के दौड़ते हुए हंफते हुए उस किसान के घर आते हैं और किस से आकर के कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वह लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बच जाए, इसीलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। यह कहकर पंडित और पंडितायनी वो दोनों अपने पुत्र को किसान के गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, किसान और किसान की पत्नी पंडित के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही दूसरे दिन किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखते हैं कि पंडित पंडितानी दोनों पति पत्नी खेतों में मरे पारे हुए हैं। ये देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जी, पंडित पंडितानी ने हमें पुत्र दिया है, वो लोग यहाँ मरे पड़े हुए हैं। अब वह किसान उन दोनों का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान के पत्नी पंडित के पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। दोस्तों, अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्र को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और ये नजारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में बहुत ही धार्मिक आदमी है, पुण्य आत्मा है। यही देखकर और सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगते हैं, लेकिन तभी नागिन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। प्रिय दोस्तों, उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब वह नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है
और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उसे किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम संभाल कर रखना और यह चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। प्रिय दोस्तों, तब वह नागिन किसान को अपनी नागमणि देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। और अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है कि किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है, इसलिए मेरे पुत्र पर इतना विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र भविष्य में तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत करता, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे नागमणि है, जब भी मेरा पुत्र किसी को गलती से भी डस भी ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसता है, तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, यह कहकर नागिन किसान के घर से वापस निकल जाते हैं और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नगर नागिन दोनों का ही अंतिम संस्कार करती है। दोस्तों, इस तरीके से उसे किसान का पूरा परिवार संपन्न हुआ। उसके बाद किस पंडित का पुत्र और नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपने पुत्र के बाद ही प्रेम करते हैं। दोस्तों, कुछ समय निकालने के बाद वो नाग भी भगवान के भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ के भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। दोस्तों, अब वह नागिन के पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता है, यानी किसान के घर आता है। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। दोस्तों, उसके बाद उसे किसान के घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होने लगा। वो किसान हमेशा धर्म पुण्य में विश्वास रखता था। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहे।